ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इसी तरह आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट है, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं साथियों, टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ मिलती हैं, उनमें से मुख्य मिट्टियों में आती हैं अपनी एलुवियल सॉइल स्टडी कर चुके हैं, रेगुर या ब्लैक सॉइल। अब ये रेड सॉइल, लाल मिट्टी साथियों, ये फॉर्म किस प्रकार से होती है? फॉर्म्ड बाई वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंड। दीज सॉइल्स आर डेवलप्ड ऑन ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक अंडर मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल कंडीशन। चिकनी मिट्टी और रेत का जो क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक मिक्सचर है साथियों, उसकी वेदरिंग होने से इस प्रकार की रेड सॉइल का निर्माण होता है। वेदरिंग क्या होती है साथियों? जैसा कि हम जानते हैं, जो क्लाइमेट चेंज होते रहते हैं, मौसम चेंज होते रहते हैं, बारिश, इस पर ऋतुओं का असर होता रहता है, तो लंबा ये प्रोसेस चलता रहता है। तो समय से जो कुछ बदलाव आ जाता है, इरोजन होते हैं, उसमें कुछ न्यू चीज़ फॉर्मेशन होते हैं, तो उसको वेदरिंग कहा जाता है। तो इस प्रकार से रेड सॉइल का निर्माण होता है। क्रिस्टलाइन ये मेटामॉर्फिक मिक्सचर है मिट्टी धूल का, तो इससे इसका निर्माण होता है। जैसा कि हम स्टडी करते हैं, पिछली जो अपनी मिट्टी है उनमें जो रॉक होती हैं साथियों, उन रॉकों का इरोजन होता है, और रॉक वाटर से, वाइंड से, इस प्रकार से उनका इरोजन होता है, तो कट कर आ जाती हैं और प्लेन या फिर मैदानों का निर्माण करती हैं। तो वहाँ पर जो मिट्टी होती है उसी का स्टडी करते हुए हम रेड सॉइल पर आए हैं। तो रेड सॉइल इस प्रकार से क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक मिक्सचर से इनका फॉर्मेशन हो रहा है। जो ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक हैं उन पर बारिश होगी, कितनी होगी? मॉडरेट से हैवी, कुछ मीडियम लेवल से बहुत ज़्यादा बारिश होगी, तो इस प्रकार से वेदरिंग होगी, तो वहाँ पर कटाव से ये लाल मिट्टी का निर्माण हो जाता है। दे आर रेड इन कलर बिकॉज ऑफ देयर हाई आयरन ऑक्साइड कंटेंट। इसमें हाई मात्रा में आयरन ऑक्साइड कंटेंट होता है, इसलिए इसका कलर लाल होता है, इसलिए इसको रेड सॉइल के नाम से जाना जाता है। दे आर डिफिशियंट इन फास्फोरिक एसिड, ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजनस मटेरियल्स। इस मिट्टी में किस किस की कमी होती है? फास्फोरिक एसिड की, ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजनस मटेरियल की इस मिट्टी में कमी होती है। तीव्रता होती है आयरन ऑक्साइड की। अब यदि बात की जाए ये कहाँ पर पाई जाती है, कौन सा एरिया कवर करती है, तो उसमें आप कहेंगे रेड सॉइल कवर द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर रीजन कंप्राइजिंग छोटा नागपुर प्लाटो, ओडिशा या ओडिशा, ईस्टर्न छत्तीसगढ़, तेलंगाना, द नीलगिरीज एंड तमिलनाडु प्लाटो। इट एक्सटेंड नॉर्थवर्ड्स इन द वेस्ट अलोंग द कोंकण कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र। पेनिनसुला का पूर्वी पार्ट, पूर्वी हिस्सा है, उसमें छोटा नागपुर प्लाटो, ओडिशा, ईस्टर्न छत्तीसगढ़, तेलंगाना और नीलगिरी का एरिया तमिलनाडु प्लूटो तक कवर करते हुए इसको देखा जाता है। और ये कहाँ पर फैली हुई है? महाराष्ट्र में। इट एक्सटेंड नॉर्थवर्ड्स इन दी वेस्ट, ये वेस्ट की तरफ महाराष्ट्र में फैली हुई है, कोंकण कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र तक। अब यदि आप ये जानना चाहते हैं तो इस मिट्टी में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, उनमें से मुख्य हैं वीट, राइस, मिलेट्स, पल्सेज, ईटीसी। ये प्रमुख फसलें हैं। गेहूँ, चावल, बाजरा, दालें, इस प्रकार की फसलें यहाँ पर ली जाती हैं इस मिट्टी से। चलिए साथियों, अब जानते हैं एक नई टाइप के बारे में, नया प्रकार, एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, शुष्क और रेगिस्तानी मिट्टी, जिसको हिंदी में आप शुष्क, बंजर, खंगर, रुक्ष, निर्जन मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसका रीजन कहाँ है, कहाँ पर ये पाई जाती है? रीजन जो अपना थार डेजर्ट है साथियों, वही इसका रीजन है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया कवर्स एंटायर एरिया ऑफ द वेस्ट अरावलीज इन राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड गुजरात। जो अपना एरिया है साथियों, राजस्थान वाला ऊपर, हरियाणा पंजाब वाला, और इस नीचे गुजरात वाला, अरावली के वेस्ट की तरफ, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट की तरफ जो वाला एरिया है साथियों, यहाँ पर ये एरिड और डेजर्ट सॉइल आपको देखने को मिलती है। यही एरिया इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, विशेषता या विलक्षणता देखना चाहें आप, इसके लक्षण किस प्रकार के होते हैं मिट्टी के? रिच इन फॉस्फेट एंड कैल्शियम बट डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। इसमें तीव्रता अधिकता होती है फॉस्फेट की और कैल्शियम की, लेकिन कमी होती है नाइट्रोजन और ह्यूमस। जो सड़ी पेड़ पौधे, मिट्टी, पत्तियां होती हैं, वही ह्यूमस होता है, इसकी यहाँ देखने को कमी मिलती है, क्योंकि वहाँ पर फसलें, पेड़ पौधे नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। तो इस प्रकार से उसकी कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं, विलक्षणताएं हैं। ये रेगिस्तानी मिट्टी स्पेशल एरिया में पाई जाती है। अब आप देखें क्रॉप्स क्या हो सकती हैं फिर। फर्टाइल, उपजाऊ इफ इरिगेटेड,
अब जो एरिया है बिल्कुल डेजर्ट वाला है, लेकिन साइड में एक साथ तो चेंज आता नहीं है मिट्टी में, इस प्रकार का एरिया है। इधर बिल्कुल डेजर्ट सोइल है, लेकिन इसके ओर पास अरावली के इधर उधर या फिर कहीं जहाँ आप सिंचाई कर सकें तो मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, उसमें कुछ पैदा किया जा सकता है। यदि इसको इरिगेट किया जाए, इसमें पानी दिया जाए, सिंचाई की जाए तो ये उपजाऊ होती है। जैसा कि गंगानगर एरिया ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान का गंगानगर एरिया है वो उपजाऊ होता है, वहाँ पर आप सिंचाई करेंगे तो इस प्रकार से आपको बहुत कुछ उपजाऊ फसल देखने को मिलती है, जिनमें वीट बास्केट, इस एरिया को वीट बास्केट के नाम से जाना जाता है, वीट बास्केट ऑफ राजस्थान गंगानगर। अब आपने साथियों मिट्टी तो देख लिया हिंदुस्तान की किस प्रकार से अपना रंग रूप बदलती है, कहाँ किस मिट्टी की कौन सी अधिकता है, किस चीज़ की कमी है, क्या क्या विशेषताएं, ये सब अध्ययन कर चुके हैं। अब हम जानेंगे एग्रीकल्चर इन इंडिया, खेतीबाड़ी किस प्रकार की होती है हिंदुस्तान में। ऑलमोस्ट 65 to 70% of the total population of the country is dependent on agriculture। तो अपने देश की, हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है साथियों, 65 से 70% पॉपुलेशन यहाँ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, निर्भर है। और नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, लगभग अप्रोक्सीमेटली 49% ऑफ आवर पॉपुलेशन ड्राइव्स इट्स लाइवहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। अपनी लगभग 49% आबादी जो है वो अपनी जीवन यापन चलाती है, या आप कहें आजीविका चलाती है एग्रीकल्चर से। और एग्रीकल्चर से, इस मिट्टी से हमें क्या क्या और मिलता है, इट प्रोवाइड्स फूड टू अस, ये हमें भोजन देती है, एंड बिगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ कैटल इन द वर्ल्ड। और इसी के साथ साथ दुनिया के सबसे ज़्यादा पशुओं के लिए भी यहाँ पर भोजन दिया जाता है। यही पावर है एग्रीकल्चर, हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर की और यहाँ की मिट्टी जलवायु की। एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर चलती हैं। एग्रीकल्चर विथ इट्स एलाइड एक्टिविटीज़ अकाउंट्स फॉर 45% ऑफ आवर नेशनल इनकम। एग्रीकल्चर का रोल है साथियों, एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी, इसके साथ जो और एक्टिविटी हैं वो जुड़कर लगभग 45% हमारे इनकम का सोर्स हैं। एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई इंडस्ट्रियाँ और इससे जुड़ी हुई क्रियाकलापों से हमें 45% नेशनल इनकम प्राप्त होती है। यदि ऑर्गेनिक स्टेट की बात की जाए तो अपना सिक्किम इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया। जो सिक्किम स्टेट है अपना हिंदुस्तान का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है। अब बात करते हैं साथियों सोइल लेस एग्रीकल्चर की, हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जिसे जाना जाता है। अब तक आपने देखा था मिट्टी में सारी एग्रीकल्चर हो रही है, मिट्टी से किस प्रकार से तत्वों का, मिनरल्स का उपयोग कर कर हम पौधे, फल सब्जियां उगाकर इसका आनंद लेते हैं, किस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर कर हम अपनी जीवन यापन या आजीविका चलाते हैं। अब हम देखते हैं साथियों सोइल लेस एग्रीकल्चर, जिसमें मिट्टी होती ही नहीं है, जिसको हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जाना जाता है। उसमें क्या होगा साथियों, सोचिए मिट्टी है ही नहीं और वहाँ से फसलें ली जा रही हैं, तो ऐसा कैसा हो रहा होगा। वहाँ पर इस प्रकार होता है साथियों, जो पेड़ पौधों के लिए या फिर किसी स्पेशल वनस्पति के लिए जो आवश्यक मिनरल चाहिए होते हैं उसके ग्रोथ के लिए, उसकी आवश्यकता आप कर दोगे साथियों तो वो मिट्टी में से ही तो लेता है। लेकिन आप डायरेक्ट उसको मिट्टी ना लेते हुए मिनरल दे देते हैं तो उसका इस प्रकार से विकास हो जाता है। तो वही इस प्रकार की एग्रीकल्चर, इस प्रकार की खेतीबाड़ी हाइड्रोपोनिक्स या सॉइललेस एग्रीकल्चर कहलाती है। चलिए और इसके बारे में जान लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। सॉइललेस एग्रीकल्चर रेफर्स टू हाइड्रोपोनिक्स विच इज ए सबसेट ऑफ hydroculture and is a method of growing plants using minerals, nutrients, solutions in water without soil. Their roots in the mineral solution only with support। यहाँ पर सपोर्ट लिखा हुआ है। आप सोचेंगे कि मिट्टी है ही नहीं तो जो फसल है, पेड़ पौधे हैं, वो किस प्रकार से पानी में रुकेंगे। तो इसमें पानी में मिनरल्स मिलाए जाते हैं जो इसकी आवश्यक चीज़ें होती हैं, उससे इसका विकास होता है। इसको रोकने के लिए कुछ सपोर्ट लगाए जाते हैं, कंकड़ पत्थर या कुछ इस प्रकार की लकड़ी या फिर इस प्रकार का अरेंजमेंट किया जाता है जो हिल डुल ना सके। सिर्फ जड़ इसकी पड़ी हुई होंगी सॉल्यूशन में, जो मिनरल सॉल्यूशन है, इस प्रकार से इसकी ग्रोथ होती जाएगी। इसमें फल फूल पत्तियाँ जो भी कुछ आएगा, फल फ्रूट सब कुछ आते हैं। तो इस प्रकार की खेतीबाड़ी भी हिंदुस्तान में की जाती है जो सॉइललेस एग्रीकल्चर या हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जानी जाती है। शायद आपने पहली बार सुना हो या फिर आप अपडेटेड रहते हैं, आपने कभी ट्राई किया हो तो इस प्रकार का सिस्टम भी शायद आपने कहीं आपके करीब देखा हो। यदि आपने देखा है, आपने विजिट किया है तो कमेंट कर कर आप बता सकते हैं कि आपने
क्यों इस प्रकार से एग्रीकल्चर होते हुए देखने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया था, या कुछ नया देखने के लिए, या किसी के सजेशन से? जो भी कुछ है अपना टूर आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, आपके अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। अब किस प्रकार की एग्रीकल्चर होती है हिंदुस्तान में, किस प्रकार की खेतीबाड़ी है, किस प्रकार का ये सिस्टम चल रहा है, उसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, वो सब देख लेते हैं। उसमें क्लासिफिकेशन में नंबर 1 पर है सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग ये क्या होती है साथियों? सिर्फ जीवन यापन करने के लिए कुछ जो उगाया जाता है उसको सबसिस्टेंस फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। टू सर्वाइवल ओनली। उसमें आपका कोई बिजनेस से रिलेटेड या व्यापार से संबंधित इनकम लेने के लिए या मुनाफा कमाने के लिए खेतीबाड़ी नहीं की जाती है। नेक्स्ट आती है मिक्स्ड फार्मिंग, जिसमें क्या होता है साथियों? एग्रीकल्चर की जाती है और उसमें कुछ पशुओं का भी पालन साथ में किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर एंड पास्टरल, जो गडरिया संबंधित है, जो जानवर पाल कर रखते हैं। इस प्रकार से मिक्स्ड फार्मिंग के अंतर्गत इस श्रेणी को रखा जाता है। थर्ड आती है झम या शिफ्टिंग कल्टिवेशन। इसमें ए प्लॉट ऑफ लैंड इज कल्टिवेटेड फॉर फ्यू ईयर्स। इसमें किसी जगह को लिया जाता है और कुछ सालों के लिए उसे एग्रीकल्चर के लिए, बुवाई के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की कल्टीवेशन कहाँ देखने को मिलती है साथियों? आसाम, मेघालय, मिजोरम, इस एरिया में इस प्रकार कल्टीवेशन आपको देखने को मिलती है। कुछ सालों के लिए यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। तो इसके अगले पार्ट हैं साथियों, अगली टाइपों में एक्सटेंसिव फार्मिंग, जिसे व्यापक फार्मिंग या व्यापक कृषि खेतीबाड़ी कहा जाता है। इंटेंसिव फार्मिंग, गहन सघन खेती की जाती है। और प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये नेक्स्ट पार्ट है। इस प्रकार से इनकी एग्रीकल्चर की जाती है। विभिन्न प्रकार के इसमें टाइप आप देखने को मिलेंगे आपको। ये साथियों फिर से कवर करने वाले हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो इससे ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ये सब कवर करेंगे, दोबारा से रिपीट कर देंगे इनको। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं। आपके सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।